सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि यानी यूएसटीआर ने अपनी वर्ष 2021 की विदेश व्यापार बाधाओं पर राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट यानी नेशनल ट्रेड एस्टीमेट रिपोर्ट ऑन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स में बताया है कि भारत की औसत टैरिफ दर 17.6% है, जो किसी भी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में उच्चतम है। अपने घरेलू उद्योगों की चीन एवं अन्य देशों के द्वारा डंपिंग तथा अन्य व्यापार विकृति अभ्यासों से रक्षा करने के उद्देश्य से भारत ने अपनी टैरिफ दरों में वृद्धि की है और अपने अन्य गैर टैरिफ उपायों को कठोर बनाया है। हालांकि व्यापार संरक्षणवाद यानी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का अर्थव्यवस्था को तत्काल लाभ हो सकता है, लेकिन सभी अर्थशास्त्री सहमति रखते हैं कि दीर्घ अवधि में यह देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं संरक्षणवाद के साधन की। भारत के साथ ही अन्य देश अनुचित व्यापार अभ्यासों से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं, जैसे टैरिफ। टैरिफ किसी देश की सरकार के द्वारा माल के आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है। उच्च टैरिफ विदेशी उत्पादकों के लिए किसी घरेलू बाजार में अपना माल बेचने की लागत बढ़ा देते हैं, जिससे स्थानीय उत्पादकों को रणनीतिक लाभ प्राप्त होता है। भारत में विश्व के उच्चतम टैरिफ दरों में से एक लागू है। अगला, आयात कोटा। यह किसी देश विशेष से किसी निश्चित वस्तु की खरीद को संख्यात्मक रूप से सीमित कर रखने का उपाय है, जो सुनिश्चित करता है कि घरेलू उत्पादक बाजार में अपनी एक हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। स्थानीय सामग्री की आवश्यकता। आयात किए जा सकने वाले सामानों की संख्या पर एक कोटा आरोपित करने के बजाय सरकार यह आवश्यक बना सकती है कि किसी वस्तु का एक निश्चित प्रतिशत घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जाए। भारत सरकार यह उपाय देश के अंदर रक्षा अनुबंधों और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के लिए अपनाती है। अगला है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी यानी एसपीएस उपाय और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं यानी टीबीटी उपाय। विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के तहत अन्य देशों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए इन दो प्रकार के उपायों को अपनाने की अनुमति है। वे तकनीकी उत्पादों में किसी देश के मानक का पालन करने के लिए अन्य देशों को बाध्य भी करते हैं। अगला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए बाजार मूल्य से काफी कम मूल्य पर माल बेचने की प्रक्रिया है। भारत घरेलू उद्योग को आयात प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से एंटी डंपिंग उपायों को शुरू करने वाला प्रमुखतम देश है। डब्ल्यूटीओ के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के बीच भारत ने 233 एंटी डंपिंग जांचों की शुरुआत की, जो वर्ष 2011 से 2014 के बीच ऐसे 82 जांचों की तुलना में तेज वृद्धि को दर्शाता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन। भारत ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन में संशोधन किया है। भारत ने रूल्स ऑफ ओरिजिन आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयातकों पर भारी दबाव लागू कर रखा है। प्रतीत होता है कि भारत ने यह शर्त इसलिए आरोपित की है ताकि आयातक भारत के मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए भागीदारों से माल का आयात ना कर सके। बात करते हैं संरक्षणवाद के पक्ष में तर्क की। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। यह आर्थिक संवहनीयता के लिए अन्य देशों पर निर्भरता के जोखिम से संबंधित है। यह तर्क दिया जाता है कि युद्ध की स्थिति में आर्थिक निर्भरता विकल्पों को सीमित कर सकती है। इसके साथ ही कोई देश किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है। नवजात उद्योग। यह तर्क दिया जाता है कि उद्योगों को उनके प्रारंभिक चरणों में संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षणवादी नीतियों की आवश्यकता होती है। चूंकि बाजार खुला होता है, वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनियां बाजार पर कब्जा कर सकती हैं। इससे नए उद्योगों में घरेलू खिलाड़ियों के लिए अवसर का अंत हो सकता है। डंपिंग। कई देश अन्य देशों में अपने माल की डंपिंग यानी उत्पादन लागत या स्थानीय बाजार में उनकी कीमत से कम मूल्य पर बिक्री करते हैं। डंपिंग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को समाप्त करते हुए विदेशी बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना और इस तरह एकाधिकार स्थापित करना होता है। अगला है नौकरियां बचाना। यह तर्क दिया जाता है कि घरेलू स्तर पर अधिकाधिक खरीदारी राष्ट्रीय उत्पादन को प्रेरित करती है
और उत्पादन में यह वृद्धि एक स्वस्थ घरेलू रोजगार बाजार के निर्माण में योगदान करती है। अगला है आउटसोर्सिंग। कंपनियों के लिए यह सामान्य अभ्यास है कि वे सस्ते श्रम और सरल शासन प्रणाली वाले देशों की पहचान करते हैं और वहां अपने रोजगार कार्यों को आउटसोर्सिंग करते हैं। इससे घरेलू उद्योगों में नौकरियों का नुकसान होता है। अगला है बौद्धिक संपदा संरक्षण। किसी घरेलू प्रणाली में पेटेंट्स नवप्रवर्तकों की रक्षा करते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से नई तकनीकों की नकल करना बेहद सामान्य होता है। बात करते हैं संरक्षणवाद के विरुद्ध दिए गए तर्क की। व्यापार समझौता। भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से व्यापक लाभ हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 54 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। वे टैरिफ रियासतें प्रदान करते हैं जिससे लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित उत्पादों के साथ ही बृहत रूप से उत्पादों के निर्यात को अवसर प्रदान होता है। डब्ल्यूटीओ के विनियमों के विरुद्ध। भारत डब्ल्यूटीओ की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। विश्व व्यापार संगठन के नियम अन्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने पर रोक लगाते हैं। ऐसे प्रतिबंध केवल भुगतान संतुलन की कठिनाइयां, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कुछ उद्देश्यों से ही आरोपित किए जा सकते हैं। घरेलू उद्योग को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ऐसी बाधाएं नहीं लगाई जा सकती। मुद्रास्फीति विषयक प्रवृत्ति। आयात को प्रतिबंधित करने जैसी संरक्षणवादी नीतियां घरेलू बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि ला सकती है, जिससे सीधे तौर पर उपभोक्ता के हित प्रभावित होते हैं। अगला है अप्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग। स्थानीय उद्योगों को इस प्रकार संरक्षित किए जाने से उनके पास नए उत्पादों के लिए नवाचार या अनुसंधान और विकास पर संसाधनों के निवेश की कोई प्रेरणा नहीं होती। देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। कारोबार सुगमता में सुधार। हालांकि भारत ने कई दिशाओं में प्रगति की है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने, अनुबंध लागू करने और संपत्ति को पंजीकृत करने जैसे संकेतकों में वह अभी भी कई बड़े देशों से पीछे है। इन संकेतकों में सुधार से भारतीय फर्मों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकने और बड़ी बाजार हिस्सेदारी प्राप्त कर सकने में मदद मिल सकती है। मेक इन इंडिया। देश में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह भारतीय कंपनियों को भविष्य के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कर सकने के लिए तैयार करेगा। निजी निवेश को बढ़ावा देना। इससे विकास, रोजगार अवसरों, निर्यात और मांग को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान योग्य और पारदर्शी व्यापार नीति। यह भारतीय फर्मों को अपनी क्षमता और वित्त की अग्रिम योजना तैयार कर सकने का अवसर देगी। वे विस्तार और अनुसंधान एवं विकास के लिए अपने संसाधनों का आवंटन कर सकने में सक्षम होंगे। इससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। मुक्त व्यापार समझौते। भारत को पूर्वी एशियाई देशों यानी आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया आदि के साथ विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौतों का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि इन देशों के साथ निवेश, निर्यात और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। व्यापार संबंधी समस्याओं का समाधान। भारतीय व्यापार व्यवस्था में निवेशकों की शंकाओं को दूर करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ व्यापार संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। बात करें निष्कर्ष की, तो भारत को घरेलू उद्योग के हितों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से एफडीआई के रूप में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार रियायतें प्रदान करने के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। साल 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक, बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय प्रयासों की जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।